नमस्कार दोस्तों, मैं अभय प्रताप सिंह स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म यूनिमार्क क्लासेस में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस की एक सीरीज लेकर के आए हैं, जिसके अंदर हम आपको इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में बताने वाले हैं जो आपके लिए यूपीएससी पीएसआईआर या फिर यूजीसी नेट के एग्जाम में काम आने वाले हैं। या फिर आप एमए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, बीए पॉलिटिकल साइंस कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस विषय की जानकारी जिस भी अध्ययन क्षेत्र में आपको पढ़ने वाली है, तो याद रखिए ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि कोई वीडियो आपसे छूट ना जाए। आइए बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को। आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर फेमिनिस्ट अप्रोच की। ठीक है, इससे पहले हम दो वीडियोस के बारे में दो वीडियोस देख चुके हैं, जहां पर हम इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने के लिए एक रियलिस्टिक अप्रोच और एक आइडियलिस्टिक अप्रोच की पढ़ाई कर चुके हैं, यानी कि हम आदर्शवादी उपागम और यथार्थवादी उपागम को पढ़ चुके हैं। अगर आपने अब तक वो दोनों वीडियो नहीं देखी है तो वो दोनों वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, जाइए और फटाफट पहले वो वीडियो देख करके आइए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है, फटाफट जाइए और देख लीजिए। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय संबंधों में नारीवादी दृष्टिकोण, ठीक है, फेमिनिज्म, ये शब्द काफी पॉपुलर है और मेरे ख्याल से सबने ही सुन रखा होता है आज के टाइम पे, ठीक है। कुछ इसे पॉजिटिव वे में लेते हैं, कुछ इसे नेगेटिव वे में लेते हैं, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर फेमिनिज्म का क्या मतलब बनता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस ये पॉलिटिक्स की ब्रांच है, पॉलिटिकल साइंस की एक ब्रांच है। तो पॉलिटिकल साइंस में जब लोगों को जरूरत महसूस हुई कि एक इंटरनेशनल रिलेशन नाम का सब्जेक्ट भी होना चाहिए, तो क्या किया गया फिर? तो दरअसल में एक अलग ब्रांच बनाई गई सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जिसे कहा गया इंटरनेशनल रिलेशंस, और इसके अंदर स्टडी करनी शुरू कर दी गई। जब इसकी स्टडी की गई तो किसी भी चीज को पढ़ने का कुछ अप्रोच होता है, कुछ तरीका होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ने के कई तरीके निकल करके आए। किसी ने इसे रियलिज्म के नेचर के थ्रू पढ़ा, रियलिज्म के अप्रोच के थ्रू पढ़ा, तो किसी ने इसे आइडियलिज्म के अप्रोच के थ्रू पढ़ा। कुछ लोग यानी आइडियलिज्म की विचारधारा को मानते हैं, कुछ लोग रियलिज्म की विचारधारा को मानते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, कोई भी समय जब आगे बढ़ता है तो क्या होता है, उसमें नई नई चीजें निकल करके आती हैं, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल जिस मोबाइल पर या लैपटॉप पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है, तो उस पर आप देखेंगे कि आज से कई साल पहले मोबाइल कैसे आते थे, बटन वाले, है ना, 3, 4, 5, मतलब अगर उसमें मैसेज टाइप करना पड़ जाए आपको तो एस लिखने के लिए भी 4 और बटन दबाना पड़ता था, है ना, 7 नंबर को। तो ऐसे बटन मोबाइल आते थे। मोबाइल के बाद टच वाले आ गए, टच एंड टाइप। उसके बाद आज तो एंड्रॉयड आ गया। लगभग मोबाइल आज के टाइम पे मोबाइल कंप्यूटर वाला ही काम कर देता है। ऐसे ही इंटरनेशनल रिलेशंस जब नई नई आई तो लोगों को इसके बारे में पता है इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ना है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे क्या हुआ, इसमें नए नए सब्जेक्ट निकल के आने लग गए, नए नए टॉपिक्स निकल करके आने लग गए, ठीक है। और ऐसा ही एक टॉपिक बना 1980s में निकल करके आया फेमिनिस्ट अप्रोच। तो इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर फेमिनिस्ट अप्रोच की शुरुआत 1980s में मानी जाती है, ठीक है। 1980s में फेमिनिस्ट अप्रोच की बात की जाती है। सवाल पैदा होता है, भाई बात क्या करना है इसके अंदर, है ना। फेमिनिस्ट अप्रोच का मतलब क्या? तो फेमिनिस्ट अप्रोच का मतलब ये कि बात की जाती है कि जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हम लोग पढ़ते हैं, इसके अंदर महिलाओं की क्या भूमिका है, महिलाओं का क्या रोल है, ठीक है। सवाल यह पैदा होता है। तो कई सारी महिला विचारक बेसिकली 1980s तक आते आते ना क्या हुआ था कि फेमिनिस्ट मूवमेंट बहुत जोर पकड़ चुका था, ठीक है। सिर्फ फेमिनिस्ट मूवमेंट ही जोर नहीं पकड़ चुका था, अलग अलग कैटेगरी के मूवमेंट जोर पकड़ चुके थे। जैसे कुछ यहाँ पर क्लाइमेट अप्रोच पढ़ने लग गए, ठीक है, एनवायरमेंटल अप्रोच के थ्रू इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ने लग गए, कुछ कास्ट के बेस पे पढ़ने लग गए, कुछ रिलीजन के बेस पे पढ़ने लग गए। तो वहीं कुछ लोगों ने जेंडर के बेस पे पढ़ना शुरू किया। तो जेंडर के बेस पे इंटरनेशनल रिलेशंस को जो डिफाइन किया गया उसी को हम लोग फेमिनिस्ट अप्रोच कह देते हैं, ठीक है। दरअसल में ये अप्रोच कहती क्या है? ये अप्रोच ये कहती है कि दुनिया में जो अंतर्राष्ट्रीय फैसले होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन में यूनाइटेड नेशन बैठ रही है, पूरी दुनिया के बारे में फैसला ले रही है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन फैसले लेने वाले जो लोग हैं क्या वो सबका रिप्रेजेंटेशन करते हैं? क्या सबके विचार उनके पास तक पहुंच पाते हैं? तो जवाब मिलता है नहीं पहुंच पाते, ठीक है। और किनके नहीं पहुंच पाते?
खास तौर पे महिलाओं के विचार वहां पे बिल्कुल नहीं पहुंच पाते, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर 1980s तक अगर आप देखोगे, 1980s से पहले तक आपको कितनी महिलाओं के नाम याद हैं जो उससे पहले तक बहुत प्रभावी भूमिका में रही हैं। उससे पहले अगर बात करें तो इंदिरा गांधी का नाम एक सामने आता है, जो 1969-70s में भारत की प्रधानमंत्री बनी, लेकिन तब उनकी छवि उतनी स्ट्रांग लीडर की नहीं थी। लेकिन 1971 में जब वो इलेक्शन जीती और भारत की प्रधानमंत्री बनी, उसके बाद उनकी जो इमेज थी वो एक आयरन लेडी के रूप में निकल करके आ गई, ठीक है। और तब इस बात पे विचार किया जाने लग गया कि दुनिया के जो फैसले लिए जा रहे हैं ये सारे के सारे पुरुष लोग मिलकर ले रहे हैं। ऐसा फेमिनिस्टों ने लगाया, क्या आरोप लगाया। फेमिनिस्ट लोगों ने क्या कहा कि इस दुनिया में जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, सारे फैसले कौन ले रहे हैं? पुरुष लोग ले रहे हैं, ठीक है। महिलाएं तो वहां पर है ही नहीं। फेमिनिस्टों ने सवाल किया कि जो लोग इंटरनेशनल पॉलिसीज बना रहे हैं उनको ये सवाल पूछना चाहिए अपने आप को कि आप जो नीतियां बना रहे हो उसमें महिलाएं कहां हैं? आप जो फैसला बनाओगे, अब मान लो यूनाइटेड नेशन की सीट टीम बैठती है और जब वो कोई फैसला लेती है तो उस फैसले का असर तो पूरी दुनिया पे पड़ता है, और जब पूरी दुनिया पे फैसले का असर पड़ रहा है तो उसमें महिलाओं पर भी पड़ रहा है और पुरुषों पर भी पड़ रहा है। तो जब असर दोनों पे पड़ रहा है तो फैसला भी तो दोनों को मिलकर लेना चाहिए, है ना। यही बात किसने कही? ये बात फेमिनिस्टों ने कही कि दुनिया के जो पुरुष हैं वो मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था चला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय सरकारें चला रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार चला रहे हैं, ठीक है। तो आपको दिखेगा तो यहां पर एक नई अप्रोच निकल करके आई, जैसा कि ये दिखाया हुआ है यहां पर कि ये क्या है, नारीवादी यानी फेमिनिस्ट क्या है, ये एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, सैद्धांतिक ढांचा है। क्या है ये एक सैद्धांतिक ढांचा है जो क्या करता है, जेंडर के बेस पर पावर रिलेशन और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के दायरे में महिलाओं के अनुभवों की जांच करता है। यह पारंपरिक आईआर सिद्धांतों को चुनौती देने और बदलने की कोशिश करता है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में लिंग की अनदेखी की है। इसका मतलब इन्होंने कहा कि भाई इंटरनेशनल रिलेशंस की जो अप्रोचेस है ना, इसको बदलना पड़ेगा, इसको बदलना पड़ेगा। क्यों बदलना पड़ेगा? फैसले कुछ लोग ले रहे हैं, थोपा सबके ऊपर जा रहा है। खास तौर पे आप लोगों ने जेंडर की अनदेखी कर दी है। सारे पुरुषों को लगता है कि हमने बैठ के जो फैसला लिया महिलाओं के भले के लिए तो वही हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। महिलाओं का भला किसमें है, ये महिलाएं समझ सकती हैं, ठीक है। इसीलिए ये डिमांड आई कि भाई इंटरनेशनल रिलेशन में जो फैसले लिए जाते हैं उसमें महिलाओं को शामिल किया जाना चाहिए, और यही जो अप्रोच कहलाई ये इंटरनेशनल रिलेशंस में फेमिनिस्ट अप्रोच कहलाई। इस अप्रोच का असर भी देखने को मिला और आने वाले समय में बहुत सारी लेडीज आपको वुमेन्स दिखेंगी, मतलब जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत प्रभावी हो गई, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में आपको दिखेंगी बेनजीर भुट्टो थी, गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। एज यूजुअल पाकिस्तान का तो ये फेवरेट गेम है, लेकिन एक स्ट्रांग लेडी थी वहाँ पर। इंडिया में इंदिरा गांधी एज यूजुअल आप जानते हैं, उनकी भी असैसिनेशन कर दिया गया था, उनका भी। इंग्लैंड की प्रधानमंत्री रही है मार्गरेट थ्रेचर, वो 1980s में ही बनी थी, ठीक है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स, अभी कुछ दिन पहले तक न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जो थी वो एक फीमेल ही थी, फिनलैंड की प्रधानमंत्री जो थी फीमेल ही थी। अभी फिलहाल मेरे ख्याल से उन्होंने पोस्ट छोड़ दिया है, फिनलैंड वाली तो इलेक्शन हार गई हैं, और न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर थी आई थिंक उन्होंने पोस्ट छोड़ दिया है, मतलब गलत भी हो सकता हूँ, एक बार रीचेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये असर देखने को मिला फेमिनिस्ट अप्रोच के बारे में। बाद में क्या हुआ कि महिलाएं पॉलिटिक्स में आने लग गई बहुत तेजी से, ठीक है। और हर देश ने क्या कोशिश करनी शुरू कर दी कि महिलाओं को भी क्या किया जाए, उनको पॉलिटिकल पावर दी जाए, ठीक है। इसी का असर आपको देखने को मिलता है 1992 के अंदर इंडिया में क्या किया गया, पंचायती राज चुनाव लेकर के आए गए, और पंचायती और लोकल इलेक्शन में भारत की जो महिलाएं थी उनको 33% रिजर्वेशन दे दिया गया कि 33% पर तो महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, ताकि वुमेन्स के अंदर भी एक लीडरशिप निकल करके आ सके, वुमेन लीडर निकल करके आ सके। जब महिला लीडर्स निकल करके आएंगी तो उससे क्या होगा, उनको नेतृत्व मिलेगा, उनकी समस्याएं नेताओं के पास तक पहुंच पाएंगी, ठीक है। लेकिन अभी वो बहुत ज्यादा प्रभावी होता हुआ दिख नहीं रहा है फिलहाल तो। लेकिन चलिए इसको समझते हैं। अब ये फेमिनिस्ट जो अप्रोच है वो क्या मानती है, फेमिनिस्ट अप्रोच का क्या मानना है, इस बात को समझेंगे। बेसिकली ये क्या कहते हैं, एक सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर को लेते हैं। बेसिकली इनका मानना है कि समाज क्या है, समाज जेंडर के बेस पे डिवाइडेड है, ठीक है। जेंडर के बेस पे डिवाइडेड है, कुछ पुरुष हैं कुछ महिलाएं हैं। अब कुछ डिफरेंसेस तो होते हैं बायोलॉजिकल, जैसे प्रकृति ने ही बनाया है कि भाई पुरुष क्या है महिला क्या है, दो अलग अलग चीजें हैं। लेकिन एक होता है सामाजिक भेदभाव, समाज में एक भेदभाव व्याप्त है जो ये मान के चलता है कि भाई महिलाओं का स्तर बहुत
निम्न है, पुरुषों का स्तर बहुत ही उच्च कोटि का है समाज के अंदर। इसी जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, इसका विरोध करता है फेमिनिस्ट आइडियोलॉजी। क्या कहता है नारीवादियों का? इंटरनेशनल में क्या तर्क है कि लिंग जैविक रूप से निर्धारित नहीं होता बल्कि सामाजिक रूप से निर्मित होता है। जैसा मैंने बताया, सोसाइटी में ये ट्रेंड बनाया जाता है कि महिलाएं हैं तो मतलब क्या करेंगी पढ़ लिख करके, कहाँ नौकरी करने जाएंगी, ये वो, वैसे ट्रेंड बन जाता। तो सोसाइटी ये रूल बनाती है, ऐसा किसी नेचर ने नहीं रोल बनाया कि पढ़ने के पे एक ही व्यक्ति का अधिकार है, नेता एक ही व्यक्ति बन सकता है, ये सोसाइटी बनाती है। ये उन तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनमें लैंगिक भूमिकाएं, मानदंड और पहचान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों द्वारा आकार लेती हैं और राज्यों, गैर राज्य अभिनेताओं और व्यक्तियों के व्यवहार को प्रभावित करती हैं। ठीक है, मेंटेलिटी बन जाती है। बेसिकली क्या होता है, सोसाइटी जब कोई नॉर्म बनाती है, पुराने जमाने में सोच बना दी गई भाई कि महिलाएं स्कूल नहीं जाएंगी, पढ़ेंगी लिखेंगी नहीं, लड़कियां पढ़ लिख के क्या करेंगी। ठीक है, तो जब ये सोच बन गई तो एक बार क्या हुआ, जब समाज ऐसी व्यवस्था बना देता है तो यही व्यवस्था आगे बढ़ जाती है। अब जो अगली पीढ़ी के जो बच्चे होंगे, चाहे कितने मर्जी पढ़े लिखे होंगे, वो यही कहेंगे अरे हमारे दादा दादी ऐसे करते थे, हमारे यहाँ तो भाई ऐसे होता था, महिलाएं पढ़ती नहीं तो अपनी जनरेशन को नहीं पढ़ाएंगे। तो ये सामाजिक रूप से स्थापित हो जाता है। ठीक है, नेता कौन बनेगा जी, तो नेता तो पुरुष ही बनेंगे, लीडर तो पुरुष ही बनेंगे, कौन बनेगा भाई उसके अलावा लीडर। स्थापित हो गया समाज में। ठीक है, समाज में आपको बहुत बार दिखेगा कि बहुत अच्छी अच्छी लीडर्स कहीं पे खड़ी होती हैं, लेकिन वो लाइक इलेक्शन में लोग यही सोच के वोट नहीं देते कि लाइक महिला है इसको क्या वोट देना। ये मेंटेलिटी है लोगों में। ठीक है, इसमें कोई, इसको स्वीकार करने में कोई संकोच वाली भावना नहीं होनी चाहिए व्यक्ति के अंदर। ठीक है, अब महिलाओं की थ्योरी क्या है, ये पितृसत्ता की आलोचना करती है, पैट्रियार्की की आलोचना करती है। क्या होती है पैट्रियार्की? पैट्रियार्की एक ऐसी सोसाइटी को कहा जाता है, एक ऐसा समाज होता है जो मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी होती है, जहां पर क्या होता है, पुरुषों का वर्चस्व स्थापित होता है, जो मान के चलता है कि नहीं पुरुषों के हिसाब से समाज चलना चाहिए, उस सोसाइटी को क्या कहते हैं, पैट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं। और इसी की आलोचना कौन करते हैं, फेमिनिस्ट जो होती हैं वो इसी की आलोचना करती हैं। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन यानी आईआर, जो आईआर लिखा है मतलब इंटरनेशनल रिलेशन, ये कहती हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो नेचर है वो काफी पैट्रियार्कल से फिल है, मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर पितृसत्तात्मक वर्चस्व दिखाई देता है, और ये इसकी आलोचना करती हैं। ठीक है, आलोचना करते हुए क्या कहती हैं, इन लोगों ने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं किया है। मतलब फेमिनिस्ट लोग आरोप लगाती हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस की जो पॉलिसीज जो लोग बना रहे हैं वो उसमें क्या है, पैट्रियार्की है, यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन सही से नहीं हो रहा, वुमेन्स को उतनी पावर नहीं मिल रही जो कि मिलनी चाहिए, मेल को जितनी मिलनी चाहिए उससे जरूरत से ज्यादा पावर मिल रखी है। ठीक है, ऐसा क्या है इनका मानना है, और इनका मानना कि ये चीज प्रथाओं और पूर्वाग्रहों से ग्रस्त है। थ्योरीज एंड प्रैक्टिसेस, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि ऐसी सोच बन जाना समाज में कि लाइक महिलाएं लीडर नहीं बन सकती। ठीक है, ये सोच जब समाज में स्थापित हो जाएगी, समाज में पहुंच जाएगी, तो उससे क्या होगा, समाज का मतलब सबके अंदर, ऐसा नहीं है सोच केवल पुरुषों के अंदर ही है, महिलाएं भी यही काम करती हैं। ठीक है, जब एक बार समाज में स्थापित हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि दुनिया में हमेशा महिलाओं को पढ़ने से रोक रहा है, जब भी तो पुरुषों ने रोका, नहीं, उनकी खुद की जो माँ थी, दादी थी, आपसे 2 जनरेशन पहले, वो अपनी घर की बेटियों को यही सिखाया, क्या करोगे पढ़ाई लिखाई करके, पढ़ना लिखना नहीं है, घर में खाना वाना बनाना सीखो। तो ये समाज की समस्या है, ऐसा मत समझ लीजिएगा केवल ये सारी मानसिकता पुरुषों की ही होती है। ठीक है, समाज में एक मानसिकता ऐसी व्याप्त हो जाती है जो कि क्या कहती है, एक व्यवस्था बना देती है कि हाँ महिलाओं का स्थान ये है, पुरुषों का स्थान ये है। इसी की आलोचना कौन करते हैं, इसी की आलोचना महिलावादी लोग करते हैं। इनका मानना है कि कई प्रैक्टिसेस और थ्योरीज से अफेक्ट में आकर के इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दी गई जिसमें पावर का इक्वल सेपरेशन, पावर का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है। वुमेन्स को जो डिजायरेबल पावर्स थी वो भी नहीं मिली है जो रिक्वायर्ड थी उनके लिए, और मैन जो था उसे ओवर पावर मिल गई है। ठीक है, उसके बाद आती है इंटरसेक्शनैलिटी। ठीक है, जो फेमिनिस्ट लोग हैं, ये फेमिनिस्ट लोग ऐसा नहीं कहते कि इंटरनेशनल रिलेशन को स्टडी करते केवल जेंडर को कंसीडर करना चाहिए, ये कहते हैं हर इंटरसेक्शन को कंसीडर करना चाहिए। आप कास्ट के बेस पे देखो कि आप जो पॉलिसी बना रहे हो क्या हर कास्ट को उसका फायदा मिल रहा है। आप रेस के बेस पर देखो कि आप जो पॉलिसी बना रहे हो क्या हर रेस के व्यक्ति को उसका फायदा मिल रहा है। आप इकोनॉमिक लेवल पे देखो कि आप जो पॉलिसी बना रहे हो क्या हर इकोनॉमिक देश को उसका फायदा मिल रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पॉलिसी बना रही है उसका फायदा सिर्फ अमेरिका को मिल रहा है, अफ्रीका को नहीं मिल रहा, अफ्रीका और गरीब होता चला जा रहा है, अमेरिका और अमीर होता चला जा रहा है। तो यही बात आती है, फेमिनिस्ट यही बात जेंडर के बेस पर भी करती है कि आप जो पॉलिसीज बना रहे हो क्या उसका फायदा सभी जेंडर को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसकी बात करते हैं। ठीक है, फिर ये आ जाती है
लाइक वुमेन एजेंसी, ठीक है। वुमेन एजेंसी का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये लोग जो फेमिनिस्ट हैं वो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर वुमेन्स का क्या रोल है, वुमेन्स का क्या रोल है इस पर फोकस करती हैं, ठीक है। तो इनका बेसिकली क्या मानना है, यहां पर थोड़ा आइडिया में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। यहां पर महिलाओं के विविध दृष्टिकोण और अनुभव को भी पहचानना पड़ता है। बेसिकली क्या है कि फेमिनिस्टों में भी सारी फेमिनिस्ट एक जैसी नहीं होती, उनकी अप्रोचेस अलग अलग होती हैं। कुछ होती है रेडिकल फेमिनिस्ट, ठीक है, बड़ी कट्टर महिलावादी हो जाती हैं, ठीक है, उनका भी बड़ा खतरनाक रूप होता है। वो कहती हैं कि लाइक महिलाएं पुरुषों से ऊपर हैं, ठीक है, हमारे महिलाएं जो हैं बचपन से परिवार संभालती हैं, संबंधों में रही हैं, इसलिए वो इंटरनेशनल रिलेशन ज़्यादा अच्छा बना सकती हैं पुरुषों के कंपैरिजन में। इसलिए पुरुषों को हटना चाहिए, महिलाओं को वहाँ पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो क्या है, वो सुपीरियर हैं पुरुषों के मुकाबले। ऐसा किसका मानना है, रेडिकल फेमिनिज्म वालों का मानना है। लेकिन वहीं पर कुछ लिबरल फेमिनिज्म भी होती हैं। लिबरल जो फेमिनिस्ट है, उदार जो होती है, वो मानती है नहीं, ना पुरुष ज़्यादा है ना महिला ज़्यादा है, दोनों इक्वल हैं और दोनों को इक्वल पावर मिलनी चाहिए, इक्वल वैल्यू मिलनी चाहिए, इनका सोशल स्टेटस भी इक्वल होना चाहिए। ऐसा किनका मानना है, ऐसा लिबरल फेमिनिस्टों का मानना होता है, ठीक है। तो ये वुमेन एजेंसी का मतलब था। अब जेंडर इंपैक्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, संघर्ष के लैंगिक प्रभाव। यहां पर ये लोग क्या करते हैं, जो फेमिनिस्ट लोग होते हैं, ये रियलिस्टिक और आइडियलिस्टिक उन दोनों ही जो अप्रोचेस अब तक हमने पढ़ी है पिछली वीडियोस में, उनके ऊपर अटैक करती हैं। उनके ऊपर कहती हैं कि भाई जब भी स्ट्रगल होता है तो जेंडर के ऊपर एक अलग, जेंडर के रूप में एक अलग अलग इंपैक्ट पड़ता है सबके ऊपर, ठीक है। जैसे कि कहीं पर अगर वॉर होता है, ठीक है, कहीं पर भी जब वॉर होता है तो वॉर का असर पूरे देश पे पड़ता है, लोग मारे गए, पीटे गए, भगा दिए गए। लेकिन इसके अलावा भी जो वुमेन्स होती हैं जेंडर के बेस पे, उनको एक ज़्यादा, एक महिला होने के नाते कुछ ज़्यादा उत्पीड़न सहना पड़ता है, ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है, ठीक है। उत्पीड़न का शिकार हो जाती हैं, रेप, और आप कह सकते हो कि कई तरह के एक्सप्लॉयटेशन, ये केसेस बहुत ज़्यादा निकल करके आते हैं। आपको बहुत जगह केस देखने को मिले होंगे। जब जापान ने चाइना के ऊपर अटैक किया, ठीक है, और चाइना जब गुलाम था जापान का, तब जापान के लोगों ने चाइना के लोगों को तो मारा ही मारा, लेकिन वहाँ की महिलाओं के साथ जो व्यवहार किया वो मतलब व्याख्या नहीं की जा सकती उसके, क्या व्यवहार हुआ। और ये केवल उनके साथ नहीं हुआ, बेसिकली दुनिया में जब भी कभी युद्ध हुए हैं तो महिलाओं के साथ ये शोषण तो बिल्कुल सामान्य सी धारणा बन गई है, ठीक है। तो इसीलिए महिलाएं क्या कहती हैं कि जो संघर्ष का प्रभाव हो जेंडर के बेस पे पड़ रहा है, किसी एक जेंडर के ऊपर प्रभाव ज़्यादा पड़ रहा है, दूसरे जेंडर के ऊपर उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा। इसीलिए हम जब इंटरनेशनल रिलेशंस बनाते हैं तो हमको जेंडर को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और इस पढ़ लीजिएगा इसको। हाँ, वैश्विक शासन और मानवाधिकार, यानी ग्लोबल गवर्नेंस एंड ह्यूमन राइट्स, इसके बारे में जो फेमिनिस्ट अप्रोच है वो क्या कहता है। फेमिनिस्ट अप्रोच यही कहता है कि भाई जितने भी संस्थान हैं जो नीतियां पॉलिसी बना रही हैं जो सारी की सारी, उनको क्या करना चाहिए, एक जेंडर्ड अप्रोच भी देखनी चाहिए। क्या देखनी चाहिए, जब भी वो पॉलिसी फॉर्म करेंगे तो उनको जेंडर की जो अप्रोच है वो जरूर ध्यान में रखनी चाहिए, ताकि ह्यूमन राइट्स के रूप में जो महिलाओं के अधिकार के महत्व पर जोर देता है और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों में लिंग को मुख्य धारा में लाने की वकालत करता है। मतलब ये कहता है कि जब भी कोई पॉलिसी आप बनाते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, वही बात, तो हमें जेंडर को ध्यान में रखना चाहिए कि ये पॉलिसी का क्या असर पड़ सकता है। आप कोई वॉर के लिए पॉलिसी बना रहे हो, कोई इक्वलिटी के लिए पॉलिसी बना रहे हो, इसका महिलाओं पर क्या असर पड़ेगा, ठीक है। तो पॉलिसी बनाते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि इसका सबके ऊपर इक्वल असर पड़ने पाए, ठीक है। ये कहते हैं ये, ठीक है। अब ये पढ़ लीजिएगा, सारी अप्रोचेस हैं जस्ट। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि कई सारे एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए लिख दिया गया है कि वैसे तो एक फेमिनिस्ट एक अप्रोच है जो कि मैंने आपको कम शब्दों में समझा दिया, जो क्या करती है, वुमेन के रिप्रेजेंटेशन की बात करती है इंटरनेशनल पॉलिसी मेकिंग में। कहती है कि पॉलिसी मेकिंग में आपको वुमेन्स को शामिल करना चाहिए। कुछ बहुत खास वुमेन्स के नाम है जिन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर फेमिनिज्म को शामिल करवाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है एल्स्टेन का, जीन बैथ के एल्स्टेन, पब्लिक मैन प्राइवेट वुमेन, ये बुक है इनकी, ये बुक का नाम है, और ये राइटर हैं इसकी जीन बैथ के एल्स्टेन। 1981 में ये बुक लिखी गई थी, बनानास बीचेस एंड बेसिस, मेकिंग फेमिनिस्ट सेंस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। 1989 में बुक लिखी गई थी।
सिंथिया एंड लॉय की बुक है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल थिंकर हैं, फेमिनिस्ट पॉलिटिकल थिंकर, ठीक है। द सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, कैरोल पैटमैन, बुक लिखी गई थी 1988 में। और जेंडर इन इंटरनेशनल रिलेशन, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इन अचीविंग ग्लोबल सिक्योरिटी, 1992 में लिखी गई थी बुक। किसने लिखी थी? टिकनर ने लिखी थी। टिकनर इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर रियलिज्म के ऊपर अटैक करती है बहुत तगड़ा, ठीक है। तो इसलिए 4 बुक, कम से कम ये 4 बुक तो आपको पता होनी चाहिए, इनके सारे राइटर पता होने चाहिए, इनके साल भी पता होने चाहिए, किस किस साल में कौन कौन सी बुक पब्लिश हुई है। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है 4 बुक्स आपको दे दी जाएंगी, बोलेंगे इनको लाइन में ऑर्डर में लगाओ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ। तो अपने को जब पूरे साल पता होंगे, डेट पता होगी, तभी तो हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा पाएंगे, ठीक है। तो ये था फेमिनिस्ट अप्रोच पढ़ाने की मैंने कोशिश की। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दे दीजिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। हर वीडियो में बोलता हूँ, शेयर कर भी दिया करो कभी कभी, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इंटरनेशनल रिलेशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।